मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है 2015 रिलीज्ड द पाइपर। डायरेक्टर है क्वांग टाई किम और IMDb रेटिंग 6.3 है। कहानियां और मुझे सुनना पसंद करते हैं तो पक्के इस वीडियो को लाइक करें। साल है 1950। कोरिया में युद्ध खत्म हो चुका है। भोला भाला वोरुंग अपने 10 साल के बेटे यंगनाम के साथ जंगलों के बीच से होता हुआ सियोल शहर जा रहा है किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने। उसके बेटे को टीबी है। वोरुंग थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। उसके दाएं पैर में परेशानी है। चलते चलते वो दोनों जंगल के बीच एक गांव आ पहुंचे जिसका कोरिया के मानचित्र में कोई नामो निशान ही नहीं है। गांव में दाखिल होने पे वोरुंग ने देखा कि गांव के लोग अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं। कोई उनसे आकर कुछ पूछ नहीं रहा कि वो कहाँ से आए हैं, क्या काम है। माएं बच्चों को लेकर घरों में छुप जा रही है, जैसे किसी एक अरसे से उन्होंने गांव में कोई नया आदमी ही नहीं देखा हो। यहाँ के लोगों का रहन सहन भी बिल्कुल ही अलग है। पूरी दुनिया से ये कटकर है। आधुनिकीकरण इन्हें अब तक छूकर भी नहीं गुजरी। तभी दूर से गांव के मुखिया की उन पर नजर पड़ी। वोरुंग ने झुककर उन्हें सलाम किया। मुखिया उन्हें अपने साथ आने का इशारा करता है। लोगों के बीच से गुजरते हुए वोरुंग ने उन्हें किसी चीज को लेकर कानाफूसी करते देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। अब यहाँ मुखिया के साथ खाना खाते हुए वोरुंग ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं बांसुरी बजाता हूँ, बस किसी तरह हम दोनों का गुजारा हो जाता है। इसकी माँ तो युद्ध में चल बसी। युद्ध तो खत्म हो गया, अब बस हम दोनों ही रह गए हैं। मेरे बेटे को बहुत खांसी होती है, इसीलिए डॉक्टर दिखाने सियोल जा रहा हूँ। फिर उसने मुखिया से गुजारिश की, इतने लंबे सफर के बाद हमें ये गांव दिखा है, 2 दिन ठहरने की इजाजत दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और फिर मुखिया को तंबाकू पीता देख उसे एक विलायती सिगरेट का डिब्बा थमा दिया। खुश होकर मुखिया ने उसे एक और रात रुकने की इजाजत दे दी। अब गांव में एक छोटे बच्चे का नामकरण किया जा रहा है। तभी यंगनाम की नजर उस बच्चे के कटे कान पर गई। इसी खुशी के मौके पे वोरुंग बांसुरी बजाकर लोगों का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग है कि नाक भौं सिकोड़कर उससे दूरी बनाने लगे। इतने में वही खाना बना रही मीसो को अंडे फोड़ते वक्त एक अंडे के अंदर से खून जैसा रंग निकला। डर से वो चीख पड़ी। सारे गांव वाले भी घबरा गए। तब मुखिया ने कहा, अरे डरो मत, ये तो शुभ संकेत है। तांत्रिक की आत्मा अब जल्द ही हमारे मीसोक पे आएगी और वो इस गांव की अगली तांत्रिक बनेगी। अब मुखिया के बेटे नामसो ने अकेले में मुखिया से कहा, ये यहाँ कब तक रहेगा? गांव वालों में एक कौतूहल है इसे लेकर। मुखिया बोला, परेशान मत हो, जल्द ही रवाना कर देंगे। कुछ देर बाद मुखिया ने वोरुंग को बुलाया और कहा, बाहर युद्ध खत्म हो जाने के बाद यहाँ गांव वालों को मत बताना, और चला गया। वो असमंजस में पड़ गया। आखिर मुखिया ने ऐसा क्यों कहा? रात के भोजन के बाद पूरा गांव एकजुट हुआ और मुखिया ने सबको बताया कि वोरुंग युद्ध का एक रेफ्यूजी है, बस आज रात तक का मेहमान है। ये सुनते ही गांव वाले पूछने लग गए, बाहर के हालात कैसे हैं? युद्ध कब तक और चलेगा? क्या प्रधानमंत्री जापान से वापस लौट आए हैं? वोरुंग हकपका गया कि अब वो क्या करे। तभी मुखिया बोला, उसे और परेशान मत करो, वैसे भी वो अपने बेटे को लेकर पहले से परेशान है। और फिर किसी ने भीड़ में से कहा, वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। आपने कहा था कि कुछ करेंगे, पर अब तो इतने दिन हो गए हैं, अब तो वो अनाज घर में भी घुस आए हैं। मुखिया और उसके बेटे उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर योरोंग को समझ आ रहा है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। फिर उसने पूछा, क्या आप चूहों से परेशान हैं? मुखिया का बेटा बीच में बोल पड़ा, उन्हें ऐसा वैसा चूहा समझने की कोशिश मत करना। तभी वोरुंग ने अपनी बांसुरी बजाई और एक धुन निकालने लगा। जहां वो सब खड़े हैं उसका ऊपर वाला छप्पर जोर जोर से हिलने लगा, क्योंकि उसके अंदर सारे छुपे चूहे हरकत में आ गए हैं। सबके सब चौंक गए। फिर वोरुंग बोला, आप लोगों को सुनने में अचंभा लगे, पर मेरी धुन में एक जादू है कि सारे जानवर, कीड़े मकोड़े इससे आकर्षित हो जाते हैं।
अगर आप लोग चाहो तो मैं इन चूहों से छुटकारा पाने में आपकी मदद करने की एक कोशिश कर सकता हूँ। मौजूद सारे लोगों के मन में एक उम्मीद जागी जिसे मुखिया दबा नहीं सका और उसने ऐलान किया, अगर तुम वाकई इस गांव को चूहे से मुक्ति दिला दो तो तुम्हें एक गाय की कीमत जितनी रकम पुरस्कार में दी जाएगी, चाहे मुझे अपना सब कुछ ही क्यों ना गिरवी रखना पड़े। सभी गांव वाले मुखिया की इस दरिया दिली से बहुत भावुक हो गए। अब अगले ही दिन से वोरोंग गांव की हर गली, नाले, नुक्कड़ को बारीकी से देखने लगा। उसने पता लगाया कि चूंकि गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, हवा का रुख भी नीचे गांव की तरफ बहती है। इधर नन्ना यंगनाम मीसूक के साथ वक्त गुजार रहा है, जो उनके खाने पीने और रहने का ख्याल रख रही है। वो उसे अपनी माँ की याद दिलाती है जो बचपन में ही गुजर चुकी थी। यंगनाम को मीसूक में ना जाने क्यों उसके ख्याल रखने, मुस्कुराने के तरीकों में अपनी माँ की झलक दिखती है। इतने में वोरोंग भी आ पहुंचा। उसे भी मीसूक अच्छी लगी। उनमें बात हो ही रही थी कि इतने में मुखिया वहां आया और उसे देख मीसूक थोड़ा घबरा गई। उसने दोनों को शक की नजर से देखा और चला गया। मुखिया के जाने के बाद वोरोंग टूटी छत बनाते हुए एक गीत गाने लगा जिसमें किसी से प्यार का इजहार किया जा रहा है। नीचे बैठी मीसूक मंद मंद मुस्कुरा रही है। ऊपर छत में बैठे वोरोंग ने मुखिया के बेटे को घर के पीछे छुपकर चूहों को कच्चा मांस खिलाते हुए देखा। अब शाम के खाने में सीधा साधा वोरोंग मुखिया से उस बारे में पूछ बैठा जो आज उसने देखा था। थोड़ी देर चुप रहकर मुखिया बोला, वो मेरे कहने पर ही ऐसा करता है। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। कुछ समय पहले की बात है। हमने हर कोशिश करके देख ली, पर चूहों की तादाद को दबाना, उन्हें खत्म करना नामुमकिन हो गया था। वो इतने उग्र हो चुके थे कि उन्हें पकड़ने के लिए रखी बिल्लियों तक को वो खाने लगे। उनके मुंह में खून लग चुका था कि अब तो वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगे और इधर चीनी फौज का आतंक बढ़ने लगा। हम सब गांव छोड़कर भागने लगे। पीछे रह गए इस गांव की एक तांत्रिक और कुछ कुष्ठ रोगी जिन्होंने हमारे साथ चलने से मना कर दिया। कुछ दिन और गुजर जाने के बाद जब चूहों को कुछ खाने को नहीं मिला, क्योंकि पूरा गांव और अनाज घर तो खाली पड़े थे, तो अब उन्होंने उन कुष्ठ रोगियों को खाना शुरू किया। जब हमें पता चला कि चीनी फौज यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, हम वापस गांव गए और देखा कि वो सभी पीछे छूटे हुए लोग चूहों का खाना बन चुके हैं और इसीलिए मांस की लत लग चुकी इन चूहों को काबू में रखने के लिए हमें उन्हें जानवरों का मांस खिलाना पड़ता है। बात सुनने में तो बड़ी अजीब है, पर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। उसे और भी ज्यादा लगने लगा कि इस गांव को उसकी मदद की जरूरत है। अगले दिन से उसने अपने बेटे की मदद से काम जोर शोर से शुरू कर दी। शाम को सबको इकट्ठा कर अपनी योजना समझाई। 2 तरह के पाउडर है, एक जिसे सूंघने से इंसानों को थोड़ा नशा नशा लगता है, इसीलिए सब नाक पे कपड़ा रखेंगे, पर यह चूहों को बिल्कुल नहीं पसंद, इसकी गंध से वो भागते हैं। और दूसरा पाउडर जो बहुत ही बदबूदार है, मगर चूहों को वो बहुत पसंद है। तो पहले मैं किसी ऊंची पहाड़ी पे जाकर आग जलाऊंगा और इस पहले वाले पाउडर को आग में डालूंगा। इससे निकला धुआं हवाओं के साथ नीचे घाटी में इस गांव में उतरेगा, जिससे चूहे घर छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। और वो दूसरा पाउडर जो चूहों को पसंद है, इसे मैंने हर घर से जोड़ते हुए गांव के बाहर तक ले गया हूँ। घरों से बाहर भाग रहे चूहे इस पाउडर का पीछा करते हुए सीधा गांव से बाहर निकल जाएंगे। कुछ को लग रहा है योजना काम करेगी और कुछ को नहीं। अब अगले दिन कार्यक्रम शुरू हुआ। वोरोंग ने दूर पहाड़ी में आग जलाई और उस पाउडर का धुआं नीचे घाटी तक आने लगा। सभी मुंह पर कपड़े बांधे खड़े हैं। जब वोरोंग ने बांसुरी बजाना शुरू किया, तभी मुखिया के इशारे पे मीसूंग ने तांत्रिक का ढोंग करना भी शुरू कर दिया। वो आंखें बंद करके जोर जोर से घुंघरू बजाने लगी। लोग उसके सामने हाथ जोड़ने लगे। थोड़ी देर में धुएं की गंध से बिलों से चूहे बाहर आने लगे
हर गली नाली नुक्कड़ से भर भर कर बाहर की ओर भागने लगे। ये नजारा देखकर तो लोगों की आंखें बाहर आने लगी। मिसुक को पता है कि इसमें उसका कोई हिस्सेदारी नहीं है। जो किया है वोरोंग ने किया है। चूहे तेजी से गांव छोड़कर भागने लगे। वोरोंग उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी छोटी सी मकान में कैद करना चाहता है, जहां से वो कभी ना निकल सके। लेकिन वोरोंग ठहरा लंगड़ा और इधर चूहे पूरी रफ्तार से आ रहे हैं। जल्दबाजी में वो गिर गया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो चूहों को कैद करना मुश्किल था, पर सही समय पर उसका बेटा आ गया और मकान के लिए बनाए दरवाजे से चूहे का रुख अंदर की तरफ मोड़ दिया। दोनों बाप बेटे ने मिलकर आखिरकार इस काम को अंजाम दिया। जब वो गांव पहुंचे, लोगों ने उनका बहुत नाम किया और रात को उनकी खुशी में दावत भी रखी। मिसुक भी उसकी कामयाबी से खुश है, पर सबसे दूर खड़ा मुखिया किसी गहरे सोच में है, क्योंकि अब वादे के मुताबिक इनाम जो देना होगा, एक गाय की कीमत जितनी रकम। रात को जश्न में पूरा गांव शरीक है, सिवाय मुखिया के। यहाँ रात में वोरोंग मिसुक से बातें कर रहा है। उसे मालूम है कि उसका पति युद्ध में मारा गया। वोरोंग ने कहा, योंगनाम उसकी माँ के जाने के बाद आज तक सिर्फ तुम्हारे नजदीक गया है। मुझे पता है तुम गांव की नई तांत्रिक बनने वाली हो और फैसला मुश्किल है, पर क्या तुम मेरे साथ चलने को राजी होगी? और उसके हाथ में कागज में लपेटा हुआ कुछ थमाया। तभी उन्हें मुखिया ने देख लिया। मिसुक डर कर वहां से चली गई। उस कागज से एक बालों में लगाने वाला क्लिप निकला, जो शायद योंगनाम की मां का रहा होगा। अब मुखिया वोरोंग और मिसुक के बदले बदले हाव भाव देख रहा है, जो कि उसके बने बनाए योजना पे पानी फेर सकता है। उसने अकेले में मिसुक को धमकाया। भूल गई वो दिन जब कैसे भीख मांगते हुए आई थी मेरे पास। इस गांव में रहने दो, बदले में सब कुछ करने को तैयार हूँ। और अब इतनी आसानी से उस शहरी आदमी के साथ भागना चाहती है। मिसुक रोते हुए बोली, मैं तांत्रिक नहीं बन पाऊंगी, मुझे नहीं आता ये सब करना। मुखिया बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उस मरी हुई तांत्रिक की नकल करनी है और मैं जैसा कहूंगा वैसा वैसा करना। इसी वजह से मिसुक मुखिया से डरी डरी हुई रहती है। इधर मुखिया को भी डर है कि कहीं मिसुक ने उसे गांव का अतीत ना बता दिया हो, या कहीं वोरोंग ने उसे युद्ध खत्म होने की बात ना कह दी हो, क्योंकि अगर ये बातें गांव वालों को पता चल गई तो उसका ये बना बनाया साम्राज्य खत्म हो जाएगा। बरसों पहले जब चीनी फौज के आने के डर से मुखिया समेत गांव वाले भागे थे और पीछे मरने के लिए कुष्ठ पीड़ित लोगों को छोड़ गए थे, पर गांव की तांत्रिक उन्हें छोड़कर नहीं भागी। उसने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। वो एक भले दिल की तांत्रिक थी। जब मुखिया बाकी लोगों के साथ वापस गांव आया तो उन्हें गांव में दोबारा घुसने से मना कर दिया गया। मुखिया बहुत हाथ पैर जोड़ने लगा, विनती की। तांत्रिक का मन पिघल गया, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब यहाँ गांव के लोग भी उसकी बांसुरी से जुड़ाव महसूस करने लगे हैं। कुछ तो बात है उसकी धुन में, ऐसा लगता है जैसे घर बुला रहा हो। पुराने गांव की मिट्टी की खुशबू आती है उसकी धुन से। उसके आने से गांव का कितना भला हो गया। गांव वाले ये बातें कर ही रहे हैं कि उन्होंने मुखिया को दरवाजे पर खड़ा पाया। सब थोड़ा सहम गए। मुखिया का बेटा बोला, दाल में कुछ काला है, ये सारा खेल वोरोंग और मिसुक का रचाया गया है। असल में चूहे तो मिसुक पे आई उस तांत्रिक की वजह से भागे थे, लेकिन हमें ऐसा दिखाया गया कि ये सब कुछ वोरोंग ने किया है, ताकि अच्छी खासी रकम लेकर वो दोनों यहाँ से चंपत हो जाए। गांव वाले डर गए, अगर हमारी तांत्रिक चली गई तो इस गांव को कौन सुरक्षित रखेगा। तभी इतनी देर से चुप बैठा मुखिया बोला, इस गांव के बारे में तो कोई नहीं जानता, तो उस वोरोंग को यहाँ का पता कैसे चला? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे तो वो कोई चीनी जासूस लगता है जिसे यहाँ भेजा गया है। अगर उसे जाने दिया तो वो पूरी फौज को यहाँ ले आएगा और हमारे हरे भरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव वाले पूरी तरह से डर चुके हैं। अगले दिन सभी उससे मुंह फेरने लगे, पर कल तक तो सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब हुआ क्या है। इधर मुखिया भी उससे नजरें चुरा रहा है। ऐसा करते करते
पूरा दिन गुजर गया। रात में यंगनाम के पास बैठी मिसुक को देखकर वोरोंग ने पूछा, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? मिसुक ने हाँ कहा। वो भी उससे प्यार करती है और अब उसे किसी का डर नहीं। वोरोंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बोला, मैं तुरंत मुखिया से इनाम में मिलने वाली रकम ले आता हूँ, फिर कल हम तीनों साथ निकल चलेंगे। मिसुक ने उसे जाने से मना किया। हम वो पैसा नहीं लेंगे, शहर में कोई भी छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लेंगे। वोरोंग बोला, पर इसमें गलत क्या है? काम किया है तो इनाम क्यों ना ले? मिसुक बोली, तुम्हें पता नहीं, इन लोगों ने जुर्म किया है, शर्मनाक जुर्म। इससे ज्यादा वो उसे और कुछ बता भी नहीं सकती। पर सीधा साधा वोरोंग मुखिया के पास पहुंचा, जहां गांव के सभी लोग मौजूद हैं। मुखिया बोला, तुम्हारा इनाम तैयार है। खुश होकर वोरोंग ने जैसे ही पैसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मुखिया के बेटे ने उसकी उंगलियां काट दी। वो दर्द से करहाने लगा। मुखिया ने उसका बस्ता जमीन पर उधेल दिया, जिसमें कोरिया का नक्शा और एक कागज पे सियोल के डॉक्टर का पता लिखा है। गांव के लोग ठहरे अनपढ़। मुखिया ने जैसे बताया वो सभी वैसा मानते चले गए। ये देखो, हमारे गांव का नक्शा। तुमने उस दिन वो धुआं इसीलिए किया था ना, ताकि चीनी लोगों को गांव का इशारा कर सको। सभी उस पे उंगलियां उठाने लगे। कमरे में सोया योंगनाम भी शोर सुनकर बाहर आया और बाबा की कटी उंगलियों को देख रोने लगा। लोगों ने उसके बच्चे को भी नहीं बख्शा। ये लड़का भी इसका बेटा नहीं होगा, सब नाटक है इनका। सब गांव वाले उसे मारने ही वाले थे कि मिसुक अंदर से आई। उसके भी पेट में छुरा भोंका हुआ है। उसे पता है कि ये गांव वाले किस हद तक जा सकते हैं। आखिरी बार उसने वोरोंग और उसके बेटे को बचाने के लिए तांत्रिक की नकल की और उसके आखिरी शब्द दोहराए, जब दिन में सूरज नहीं होगा और रात में चांद नहीं चमकेगा, उस दिन वो आएगा तुम्हारा काल बनकर। ये करने के बाद मुखिया उसे जीने नहीं देगा, उसे मालूम है, और उसने वही दम तोड़ दिया। उसकी मुट्ठी में वोरोंग का दिया हुआ वही क्लिप है। सभी गांव वाले के ऊपर मानो एक आतंक का साया छा गया हो। उन्हें उनका बरसों पहले किया गया पाप याद आ गया, जब तांत्रिक ने उन्हें गांव में वापस रहने दिया था। चूहे जब हद से ज्यादा बढ़ने लगे, यहाँ तक कि बिल्लियों को भी खाने लगे। मुखिया ने कुष्ठ रोगियों सहित तांत्रिक को भी चूहों से भरे कमरे में डाल दिया था, ताकि कुछ समय तक चूहे उन्हें परेशान ना करे। तब तक वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे चूहों से निपटने का। मगर ऐसा हुआ नहीं। तांत्रिक ने मरते वक्त पूरे गांव को श्राप दिया। उन्हें भी ऐसी ही मौत नसीब होगी और उनके बच्चे अंधेरे में समा जाएंगे। मुखिया की योजना मिसुक की वजह से खराब हो गई। अब वो चाह कर भी वोरोंग को मार नहीं पाएगा। उसने उसे खाने का सामान दिया और यहाँ से दूर चले जाने को कहा और फिर कभी लौट कर ना आए। वोरोंग चुपचाप अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। थोड़ी दूर में शाम हो गई। उन्होंने रुकने का फैसला किया। भूख लगी यंगनाम ने जब मुखिया का दिया खाना खाया, उसमें जहर था। जिंदगी के लिए तड़पता हुआ उस नन्हे से जान ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया। हर इंसान की एक हद होती है। आज उसकी वो हद पार हो चुकी है। शायद वही उस तांत्रिक की भविष्यवाणी है। शायद उनके साथ जो गलत हुआ उनका बदला लेने आया है। वही उनके पापों की सजा देने आया है। उसने वही तरीका दोहराई, लेकिन इस बार चाल उल्टी चलेगी। फिर से धुआं हुआ, पर इस बार वो चूहों को बांसुरी बजाता हुआ वापस सो रहे उन लोगों के गांव ले आया। नींद की आगोश में गांव वाले उस धुएं की वजह से और भी गहरी नींद में चले गए। भूखे चूहे उन सोए लोगों पर कूद पड़े, जिसकी भेंट मुखिया और उसका बेटा भी चढ़ गए। सुबह हो गई, सब मारे गए। केवल बच्चे बच गए, जो बांसुरी वाले की धुन के पीछे पीछे नाचते हुए जंगल की ओर चले गए और हमेशा के लिए वही कैद हो गए जहां चूहों को किया गया था। इस गांव का ना तो पहले कोई नामो निशान था और ना ही अब कभी हो पाएगा। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।